ये सीबीएसई बोर्ड 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। कितना बच्चा तो इसके विराट रूप को ही देख के घबरा जाएगा कि यार मैं इसको सोल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। घबराना नहीं है, करते जाइएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन में उलझाने का कोशिश कर रहा है सवाल तो आपको समझ गया कि भाई कंडीशन ऑफ सोल्युबिलिटी आपको आ रहा है, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन का क्या कैसे है। लेकिन इन्होंने थोड़ा बहुत खेलने का कोशिश किया है। देखिए कहां पे ये खेल रहा है। चलिए इसको करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना। ये आपका एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है और ये आपका एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है। मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये और ये हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। मतलब इसमें सी जो है उसका सी का कांस्टेंट सी का वैल्यू बताना है, जहां पे जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है उसके लिए क्या कंडीशन बोल रहा है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। चलिए पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे, क्वेश्चन से लाके यहां पे अपने सॉल्यूशन टेबल में लाएंगे। सी एक्स प्लस में 3y प्लस में 3 माइनस सी इजकल टू 0 हो जाएगा। सेकेंड क्या है, 12x प्लस सी वाई माइनस सी इजकल टू 0 हो जाएगा। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का क्या कंडीशन होता है, a1 अपॉन में a2 इजकल टू b1 अपॉन में b2 इजकल टू c1 अपॉन में c2 हो जाएगा। a1 अपॉन में a2 की जगह रख दीजिए। a1 क्या है यहाँ पे c है, a2 क्या है यहाँ पे 12 है, इजकल टू कर देंगे। b1 क्या है 3 है और b2 क्या है c है, इजकल टू कर देंगे। और c1 क्या है, देखिए ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, ये पूरा आपका जो टर्म है यही तो c1 है भाई। आपका a1 a2 b1 b2 क्या होता है, कोफिशिएंट और x और कोफिशिएंट ऑफ x और y होता है। अगर जो चीज कोफिशिएंट ऑफ x और y होगा तो उसको तो हम समझ जाएंगे कि a1 a2 b1 b2 होगा। लेकिन रेस्ट आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल ढंग से क्या बताया गया है कि c1 c2 जो भी होगा, कांस्टेंट टर्म जो भी पहले इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में होगा वो क्या होता है, एक नंबर की तरह होता है, कोई ज्यादा उसमें छेड़छाड़ नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ये भी कांस्टेंट भी एक इक्वेशनल रूप में दिया हुआ है और वो 3 माइनस सी दे दिया है। इससे आप लोग घबरा जाइएगा कि भाई कांस्टेंट इसमें किसको माने। कुछ नहीं सोचना है, किसी भी इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड रहे उसको तो हम a1 b1 जो भी मानना है वो होगा ही। रेस्ट जितना भी क्वांटिटी या टर्म बचेगा उस सभी टर्म को हम कांस्टेंट के रूप में ले लेंगे। जैसे यहां पे केवल आप लोग सोचते होंगे कि भाई यहां पे 3 को सी लेना है कि माइनस सी को सी लेना है, क्या करना है भाई। यहां पे किसी भी नंबर का किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट तो नहीं है ना सी 3 माइनस सी, तो इसको हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट मानेंगे। इस इक्वेशन का ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए यहां पे 3 माइनस सी अपॉन में c2 क्या है, c है माइनस सी है, माइनस सी साइन के साथ, गड़बड़ नहीं करना है अपने को। चलिए हम c का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम यहाँ पे c रख देंगे। इस दोनों से देखिए इक्वल करके हम c निकालते हैं और फिर इसमें c रख के इसका वैल्यू हम देखने का कोशिश करेंगे कि भाई इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या है, c अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन सी कर दोगे, c अपॉन में 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन में c करोगे, c इंटू सी कर दीजिए, c स्क्वायर हो जाएगा और 12 इंटू 3 क्या हो जाएगा 36, सॉरी 12 इंटू 3 36 हो जाएगा। स्क्वायर हटाइएगा प्लस माइनस रूट अंदर 36 हो जाएगा, रूट हटेगा प्लस माइनस 6 हो जाएगा। सी का दो वैल्यू आ रहा है -6 और +6। देखिए सी का दो वैल्यू तो आ रहा है, बढ़िया बात है भाई। सी का वैल्यू तो क्वेश्चन ने हमको पूछा था और सी मेरा दो वैल्यू आ रहा है। अभी तक
क्वेश्चन में अभी तक c इजकल टू -6 और 6 आ रहा है, लेकिन हमको एक बार चेक करना होगा क्या ये क्वेश्चन के प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो हमको c निकला है, क्या ये दोनों के दोनों c होगा या एक भी c नहीं होगा, ये आपको अभी भी कंफर्म करना होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई क्वेश्चन आपसे सी का वैल्यू पूछा और आपको जो निकल गया है स्टेप फॉलो करते हुए, जो कॉन्सेप्ट हमें दिया था इस चैप्टर ने कि भाई इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरीके से फॉलो करिए और कुछ निकल जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। यहां तो यही लग रहा है कि क्वेश्चन बन गया, आंसर लिख देंगे भाई c इजकल टू 3 6 और -6 और निकल जाएंगे और 0 नंबर मिलेगा, फेल हो जाएगा आपके साथ। ये आपको अपने तरफ से सोचना होगा, ये कोई क्वेश्चन या एग्जामिनर नहीं बोलेगा कि आप क्रॉस चेक भी कर लीजिए, वो इसीलिए तो दिया हुआ है, इतना इजी वे में आप ला दीजिएगा और गलती कर बैठिएगा। आपको चेक करके देखना होगा कि आपने जो वैल्यू निकाला है वो सही में उसके लिए उस कंडीशन ऑफ सोलेबिलिटी के लिए सेटिस्फाई है या नहीं है, आपको ये चेक करना होगा। भाई मैं पहले भी ये बता चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यही है, पूरा इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यही पार्ट है, कंडीशन ऑफ सोलेबिलिटी। हमको नहीं पता, आप भी ये कंफर्म हो जाइए कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन पे क्वेश्चन आएगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इस पे जरूर क्वेश्चन आएगा, ये मैं कंफर्म करके आपको दे रहा हूं। बोलिएगा सर जब इस पे आएगा तो वो काहे इतना समय बर्बाद किए, दो क्लास, एक क्लास दोनों पे लिए, 2 क्लास तो बर्बाद हो गया। भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा मैथ के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी इक्वेशन का वैल्यू कैसे निकालोगे, फिर आगे तो दिक्कत होगा। वो इसीलिए तो उस चीज को छोड़ दिया है कि उनको पता है भाई इसको पढ़ना ही पड़ेगा स्टूडेंट को। देखिए एग्जामिनर किस तरीके से डिजाइन करता है अपना सिलेबस, जो भी डिपेंडेंट चीज रहता है उसको वो पूछेगा ही नहीं, जो इंडिपेंडेंट चीज है, जैसे इस चैप्टर में ये चीज है और इसका काम कहीं भी नहीं होगा, आगे चैप्टर में ज्यादातर काम नहीं होगा, उसको वो ज्यादा पूछेगा उस चैप्टर के रिगार्डिंग। और उसको पता है कि भाई इस चैप्टर का ये पॉइंट उसको पूरे मैथ में काम करेगा, तो उसमें तो आगे भी आपके साथ वो खेलेगा, आपको तो ये करना ही है। ये सिस्टम होता है उस लोगों का। चलिए यहां पे हम क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, CHEC के लिख के करेंगे चेक। चलिए यहां पे क्या करिएगा, c इजकल टू हम क्या बोल रहे हैं, लेट c इजकल टू -6, c इजकल टू -6 इसके अंदर रख के देख लेते हैं। -6 अपॉन में क्या है, 12 है, c के जगह पे -6 रखिए, 3 अपॉन में -6 हो जाएगा इजकल टू चलिए इजकल टू 3 माइनस c इजकल टू आप -6 पुट कर रहे हैं, c के जगह पे -6 पुट कर दीजिएगा, माइनस है और फिर c के जगह पे -6 पुट करिएगा। देखिए ये माइनस तो इस कंडीशन का ही दिया हुआ है, क्वेश्चन का ही ये निगेटिव सिगेटिव जो है, लेकिन अपना जो c इक्वल टू -6 है, ये साइन में यहां मत गड़बड़ कर दीजिएगा, नहीं तो पता चला फिर एक गड़बड़ करके फिर एक नया गड़बड़ कर दीजिए, ऐसा मत करिएगा कृपया। यहां पे देखिए -1 अपॉन में 2 होगा कि नहीं होगा, ये कट के यहां भी -1 अपॉन में 2 होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। यहां पे 3 माइनस इंटू -6 है, 3 प्लस में 6 हो जाएगा, माइनस इंटू -6 करिएगा, प्लस में 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 अपॉन में 6 आ जाएगा, और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 आ रहा है। एक बात बताइए, -1 अपॉन 2 इजकल टू -1 अपॉन 2 इजकल टू 3 अपॉन 2 बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। यहां पे -1 अपॉन 2 आता तभी बोल सकते थे, अभी तो हम ये बोलेंगे -1 अपॉन 2 इजकल टू -1 अपॉन 2 नॉट इजकल टू 3 अपॉन 2। तो अब हमको आप लोग ये बताइए, तो आप जो ये c इजकल टू -6 निकाले और बोल रहे हैं कि भाई c इजकल टू -6 होगा, होगा इसका क्या?
अगर आप c इक्वल टू -6 दे रहे हैं तो ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। इससे आप ये बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई c का वो वैल्यू चाहिए जिसपे ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होना चाहिए। कंडीशन ऑफ सोल्युबिलिटी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का होना चाहिए, वो c का वैल्यू चाहिए था हमको। लेकिन यहां जब हम c का वैल्यू निकाले -6 और 6 और चेक कर रहे हैं तो -6 फेल हो जा रहा है। -6 को रखने पे क्या कंडीशन ऑफ सोल्युबिलिटी का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस को फॉलो अप नहीं कर पा रहा है, तो यहां से हम क्या बोल देंगे, ये तो अपना नहीं होगा। मतलब c इक्वल टू -6 नहीं होगा। c इक्वल टू 6 रख के आप देखिए और फिर बताइए कि क्या ये कंडीशन ऑफ सोल्युबिलिटी को फॉलो कर रहा है। c इक्वल टू आप 6 रखिएगा, स्पेस तो कम है, हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में करने का कोशिश करते हैं। चलिए c इक्वल टू, चलिए लेट c इक्वल टू 6, c इक्वल टू आप 6 रखिएगा, 6 अपॉन में 12 इक्वल टू c इक्वल टू 3 अपॉन में 6 कर दीजिएगा, 3 अपॉन में 6 कर दीजिएगा, 3 माइनस में 6 हो जाएगा, अपॉन में -6 हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 3 माइनस 6 -3 हो जाएगा, -6 माइनस माइनस कट जाएगा, 1 अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ रहा है। c इक्वल टू 6 रखने पे ये वैल्यू सही है। मतलब c का केवल 6 हमारा ऐसा वैल्यू है, c इक्वल टू 6 आप जब पुट करिएगा तो आपका कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के कंडीशन को वो फॉलो कर रहा है, फुलफिल्ड कर रहा है। c इक्वल टू 6 आपका होगा, c इक्वल टू -6 नहीं होगा। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q for which the following system of equation has infinite number of solutions। सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है आपका और बोला जा रहा है कि p और q का वैल्यू बताइए, जहां पे कंडीशन क्या है सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का। चलिए इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे टेंशन हो सकता है, डाउट करने वाला बात नहीं है भाई। जो भी टर्म x के कोफिशिएंट में रहेगा उस सारे को हम मान लेंगे यहाँ पे इक्वेशन का ये a1 और ये b2 मानिएगा ना, तो ये पूरे टर्म को b2 मानेंगे, a2 मानेंगे सॉरी। यहाँ पे ये b2 है, b1 है और ये b2 होगा। y के सेकेंड वाले को इक्वेशन के y के कोफिशिएंट को आप b2 मानिएगा तो क्या हो जाएगा, अगर कुछ भी दे दे वो y के कोफिशिएंट में कुछ भी दे दे, उस पूरे टर्म को हम उसका b2 मानेंगे। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का क्या कंडीशन है, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 है। यहाँ पे चलिए a1 क्या है, a1 2 है, a2 क्या है, p प्लस में q है, इज कल टू b1 क्या है 3 है, b1 हमारा 3 है, b2 क्या है 2p माइनस क्यू है, 2p माइनस क्यू है, इज कल टू c1 क्या है, देखिए c1 7 नहीं होगा, -7 होगा, क्योंकि 7 को इस तरफ ला के आपको पता करना होगा। तो यहाँ पे c1 -7 होगा और c2 -21 होगा कि नहीं। यहाँ पे इसका काम हम थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। 7 3 = 21, 1 अपॉन 3 हुआ कि नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको इक्वल करके p प्लस क्यू निकालेंगे एक बार, और एक बार इस दोनों को इक्वल करके p माइनस क्यू निकालेंगे, और दो इक्वेशन दो अनाउंस रहेगा, इजिली फाइंड आउट कर लीजिएगा। 2 अपॉन p प्लस क्यू इक्वल टू 1 अपॉन 3 कर दीजिए। 2 अपॉन में p प्लस क्यू इक्वल टू 1 अपॉन में 3 कर दीजिएगा, तो यहां से 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 इक्वल टू p प्लस क्यू हुआ कि नहीं। p प्लस क्यू इक्वल टू आपका 6 आ गया,
सेकेंड आप क्या करिएगा, 3/2p माइनस क्यू इजकल टू 1/3 कर दीजिए। 3/2p माइनस क्यू इजकल टू 1/3 करिएगा। 2p माइनस क्यू इजकल टू क्या आ जाएगा, 2p माइनस क्यू इजकल टू 9 आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन सेकेंड और ये यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। बताइए, दो इक्वेशन आ गया, p और q नहीं निकाल पाइएगा क्या, p प्लस क्यू 6 और 2p माइनस क्यू 9 आ गया, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे तो आपको कोई एलिमिनेशन मेथड ही लगाएंगे तो चलिए, कोई किसी से मल्टीप्लाई ही नहीं करना है, दिख रहा है। चलिए p प्लस क्यू इजकल टू 6 है, 2p माइनस क्यू इजकल टू 9 है, 2p माइनस क्यू इजकल टू 9 है। यहां पे बताइए सब्ट्रैक्ट करने का या कोई भी इक्वल करने का जरूरत है क्या, क्यू का कोफिशिएंट सेम है ना, सेम रहेगा तो हम सेम काहे के लिए बनाएंगे भाई। क्वेश्चन जो था अपना, जो एलिमिनेशन मेथड का कॉन्सेप्ट था वो क्या बोल रहा था, सेम बनाइए। सेम कैसे बनाइए, दोनों के कोफिशिएंट का एलसीएम लीजिए और फिर देखिए कि दोनों के कोफिशिएंट में कितना से मल्टीप्लाई करे ताकि उस एलसीएम के बराबर हो जाए। यहां पे तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि कोफिशिएंट इस क्यू वेरिएबल्स का इक्वल है। 1 और 1 है कि नहीं है, साइन से कोई लेना देना नहीं है। अगर इक्वल है तो टेंशन वाली बात नहीं है, हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब देखिए, अगर आप इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा, यहां पे माइनस होगा, मान लीजिए यहां पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, लेकिन माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया ना। फिर तो आप जब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो प्लस 2q आ जा रहा है, जबकि हमको q को एलिमिनेट करना है, तब मैटर फंस जाएगा। ऐसा करना नहीं है, इसके लिए हमको केवल ऐड कर देना है। 2p प्लस क्यू 2p प्लस पी क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा और q माइनस क्यू क्रॉस हो जाएगा और 6 प्लस 9 15 हो जाएगा। p इजकल टू क्या आ गया, 5 आ गया कि नहीं, p हमारा निकल गया 5। अब क्या करिए, किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए p और q निकाल लीजिए। p प्लस क्यू 6 है, p प्लस में q इजकल टू 6 है, p यहाँ पे पुट करिए 5 प्लस q इजकल टू 6, तो यहाँ से q इजकल टू 1 आया कि नहीं आया। आंसर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया 5 और 1। बताइए कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां पे चेक करेंगे क्या, चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, करिएगा भी तो आपका ये सभी इक्वल आ रहा है। p और q का वैल्यू जो आप निकाले हैं, अगर आपको डाउट है तो कृपया आप p और q के जगह पे इस इक्वेशन में रख के देखिए, इस कंडीशन में रख के देखिए। p और q का वैल्यू अगर सभी इक्वल आ रहा है, मतलब वैल्यू हमारा जो p और q का निकला है वो एकदम सही निकला है। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना हैज नो सॉल्यूशंस। कोई दिक्कत नहीं है, किस वैल्यू ऑफ के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नो सॉल्यूशंस होगा। नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन हो जाता है, a1 अपॉन में a2 इजकल टू b1 अपॉन में b2 नोट इजकल टू c1 अपॉन में c2 हो जाएगा। a1 क्या है, 1 है, a2 क्या है, 3 है, इजकल टू b1 क्या है, 2 है, b2 क्या है, k है, नोट इजकल टू c1 क्या है, माइनस माइनस 5 उधर जाएगा, माइनस 5 है, c2 क्या है, माइनस 15 है, माइनस 15 है, माइनस माइनस काट दीजिए और 1 और 3 हो जाएगा, 1/3। तो यहाँ पे देखिए 1/3 इजकल टू 2/k इज नोट इजकल टू 1/3। मतलब हमको यहाँ पे ये बताइए, ऐसा कोई k का वैल्यू ही नहीं संभव है जो कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए नो सॉल्यूशंस का कोई व्यवस्था करे। काहे के लिए नहीं है, यहां पे तो मान लीजिए इतना इक्वल होगा, लेकिन इसको नोट इक्वल टू होना था, लेकिन यहाँ पे 1/3 और 1/3 इक्वल हो जा रहा है, a1/a2 इक्वल टू c1/c2 हो जा रहा है, जबकि नोट इक्वल टू होना चाहिए था। यहाँ देखिए 1/3 1/3 आ जा रहा है।
यहां पे इससे लग रहा है कि के का कोई भी वैल्यू संभव नहीं है। हम यहां पे क्या बोल देंगे कि नोट k has no any value k has no any value possible for condition of no solution। और यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 3x + 4y = 9, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन दिस टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज। मतलब क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसका एक पेयर वाला जो होता है, जो दो इक्वेशन अपना साथ में आता है, वो एनोदर इक्वेशन आप हमको बताइए। ये एक इक्वेशन क्वेश्चन ने दे दिया और बोल रहा है एक और इक्वेशन बताइए, और आपको कुछ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर, सो पेयर ऑफ इक्वेशन का दिया हुआ है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन कब होता था। एक बार आप इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए इस इक्वेशन का पेयर वाला लाइन हमको बताइए लिख के, और एक बार कोइंसिडेंट लाइन के लिए पेयर वाला सिस्टम बताइए। उस केस में आपको कोई दिक्कत नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन है। चलिए इस पे काम करना शुरू करते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन कब होता था, इंटरसेक्टिंग लाइन जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करता था, कट करता था, और उसका अलजेब्रिक क्या होता था कंडीशन, अलजेब्रिक कंडीशन होता था यूनिक सॉल्यूशंस का, और वो क्या हो जाता था, यूनिक सॉल्यूशन होता था। यूनिक सॉल्यूशन होता था और वो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाता था। कोइंसिडेंट लाइंस का क्या कंडीशन होता था, कोइंसिडेंट लाइन का पैरेलल ओवरलैप, एक दूसरे पे ओवरलैप होता था, ओवरलैप्ड लाइंस हो जाता था। और यहां पे इसका कंडीशन क्या होता था, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का कंडीशन बनेगा। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन बन जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। देखिए इसके लिए आपको एक ऐसा इक्वेशन बनाना होगा फर्स्ट कंडीशन के लिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, जबकि आपका यूनिक सॉल्यूशंस हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करिएगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। मतलब x का भी कोफिशिएंट ऐसा होना चाहिए जो इस इक्वेशन की तरह नहीं होना चाहिए, तभी तो a1/a2 और b का भी, मतलब y का भी जो कोफिशिएंट है, वो सेकेंड वाला इक्वेशन आप जो भी इसके कंपैरिजन में पेयर वाला इक्वेशन बताइए, उसमें y का कोफिशिएंट तो इस इक्वेशन के कोफिशिएंट जैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी जाके आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। चलिए देखते हैं क्या है, 3x + 4y इक्वल टू 9 है। यहां पे आप क्या दूसरा इक्वेशन आप क्या बता सकते हैं, दूसरा इक्वेशन हम कुछ भी बता देंगे, बस ये नहीं होना चाहिए, दूसरा इक्वेशन कुछ भी होगा ये नहीं होना चाहिए। हम तो भाई 7x + 9y इक्वल टू 3 बताएंगे, और यही आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, और पहले वाले का आंसर हो जाएगा। बन गया क्वेश्चन। ये हम दूसरा इक्वेशन क्वेश्चन साहब को दिए निकाल करके, जिसके लिए कंडीशन क्या था, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का, इंटरसेक्टिंग लाइंस का, यूनिक सॉल्यूशंस का ये होना चाहिए। अब देखिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए, कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या वर्क करेंगे भाई, ऐसा कोई लाओ जो a1/a2 इक्वल टू b1/b2, मतलब इसी के जैसा होना चाहिए। आप जीरो छोड़ के
कोई भी नंबर से आप इस इक्वेशन में क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से मत करिएगा, और जो भी 2 से 3 से जिससे मन हो उससे कर दीजिए, और जो भी आपका नया इक्वेशन बनता है वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए पहले वाला क्या है, 3x प्लस 4y इजकल टू 9 है, और इसी में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 से। हम क्या हो जाएगा, 33x प्लस 44 इजकल टू 99 हो जाएगा। और जब आप a1/a2 इजकल टू b1/b2 मतलब 4/44 c1/c2 इजकल टू 9/19 लाइएगा, 1/11 1/11 1/11 ही आएगा। देखिएगा ये बिल्कुल इस सेकेंड इक्वेशन इसके साथ ऐसा कंडीशन को फॉलो कर रहा है जिसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होगा। आप लोग करिएगा जरूर, इसको पहुंचाइए रिजल्ट तक। इस क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए देखिए, कंडीशन ऑफ सोल्युबिलिटी भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। जो भी पॉसिबिलिटीज था, जितना भी तरीका से घुमा सकता था क्वेश्चन, वो सारा पॉसिबिलिटीज ले लिए हैं। अब हमको बताइए कि आप लोगों को कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे देगा और उसको सोल्व करने के लिए बोलेगा, तो आप लोग तो या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सब्स्टिट्यूट कर जाइएगा, कर दीजिएगा, या एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट करके बता दीजिएगा वेरिएबल्स का वैल्यू। लेकिन कभी कभी आपको क्या होगा, इस तरीके का इक्वेशन दे दिया जाएगा। करने के लिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है इलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के नहीं कर पाइएगा। जरा फोकस कीजिए डिजिट पे, किस तरीके का है। 99 है, 101 है, 499 है, भाई ऐसा ऐसा मल्टीप्लीकेशन आएगा, दिमाग झन्ना जाएगा। करने के लिए पट से आप एक रफ बना के उसके अंदर मल्टीप्लाई कर करके कर दीजिएगा, ऐसे नहीं मल्टीप्लाई होगा, तो टाइम तो लगेगा। या कभी मान लीजिए कोई बहुत बड़ा इक्वेशन दे दे, तब क्या करिएगा, जो कुछ अटपटांग दे दे और वो पॉसिबल ही ना हो। इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं, ध्यान में रखना होगा स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए। जब जितना डिजिट हमारे से टर्मिनेटेबल होगा उसके लिए तो हम कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो या एलिमिनेशन मेथड से हो, उसको तो आप सोल्व कर दीजिएगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करिएगा, आइए देखते हैं। आप यहां पे 99x प्लस 101y इजकल टू 499 बोल दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट है। और दूसरा क्या है, 101x प्लस 99y इजकल टू 501, इक्वेशन 2 है। आप क्या करिए, एक बार इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करिए, 1 और 2 को जोड़ दीजिए, और एक बार 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। दरअसल होगा क्या, ये जब आप करिएगा तो ये इक्वेशन का एक शॉर्ट रूप आ जाएगा और इसका भी एक शॉर्ट रूप आ जाएगा। चलिए हम करते हैं, यहीं पे इसको जोड़ देते हैं 1 और 2 को। 99x प्लस 101x करिएगा तो क्या आ जाएगा, 10, यहाँ पे जब आप इसको ऐड करिएगा तो 200x आ जाएगा, यहाँ पे 200y आ जाएगा, यहाँ पे 4991 दीजिएगा, 500 प्लस 500 1000 हो जाएगा। क्या किए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। अब हमको ये बताइए, 200x और प्लस 200y इक्वल टू 1000 है, 200 को कॉमन नहीं ले सकते हैं, 200 कॉमन ले लीजिए, x प्लस y हो जाएगा कि नहीं, इक्वल टू 1000। 200 नीचे दीजिएगा, क्या आ जाएगा, x प्लस y 5 आ जाएगा कि नहीं। ये आपका इक्वेशन पहला निकल गया, x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया। अब एक बार क्या करिए, यहाँ पे एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए 99x है, प्लस में 101y है, इक्वल टू 499 है। सेकेंड क्या इक्वेशन है, 101x है, प्लस में 99y इक्वल टू 501 है।
सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, और जब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करिएगा -2x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 2y हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -2 आप कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस वाई इजकल टू -2 हो जाएगा। देखिए x माइनस वाई कैसे हुआ, -2 को अंदर भेजिए तो -2 इंटू एक्स -2x, और -2 माइनस वाई प्रोडक्ट होके +2y होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे इससे मत घबरा जाइए, कंफ्यूज मत होइएगा। x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब बताइए x और y का वैल्यू बताना कितना इजी हो गया है, कितना विशाल दिया हुआ था। ये सब क्या हो रहा है यार, ये कीड़ा आके जो है ना लाइट पे परेशान कर रहा है। कितना विशाल आपका ये इक्वेशन दिया गया था जिससे कि कैलकुलेशन बढ़ जाता, लेकिन एक ट्रिक लगा के हमने इक्वेशन को सॉर्ट कर लिया। अब जाके इस दोनों इक्वेशन से आप या तो एलिमिनेशन मेथड लगाइए या सब्स्टिट्यूशन लगाइए, 2 मिनट में आपका एक्स और वाई आएगा कि नहीं आएगा। क्या करना था, पहले वाले इक्वेशन और दूसरे वाले इक्वेशन को एक बार जोड़ देंगे और उससे एक इक्वेशन मिल जाएगा, और एक बार एक दूसरे से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उससे एक इक्वेशन मिल जाएगा। 2 इक्वेशन हमको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को खूब बढ़िया से समझ में आ रहा है। इस क्लास को यहीं तक रखेंगे, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर नए आए हुए हैं तो कृपया चैनल को शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए इस वीडियो में कि भाई क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, लाइक जरूर करिए ताकि पता तो चले कि कुछ जो काम कर रहे हैं उसका कुछ रिजल्ट आ रहा है।